आप सोच रहे होइएगा कि हम आज क्लास में वायर लेकर के क्यों आए हैं। तो इस वायर के हेल्प से आज हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा, पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखते रहिए, और जैसे ही पूरे क्लास के बच्चे को समझ में आएगा, बोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए। इससे पहले का जो हम चैप्टर पढ़े थे मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसमें देखे थे कि ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से सिमिलर होता है, लेकिन उसमें कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बताया कि क्यों ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से सिमिलर होता है, क्यों कुछ कैरेक्टर में ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से मिलता जुलता है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें हम लोग पूरे मॉलिक्यूलर्स लेवल पे जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को मिलता है, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स के जैसा देखने में हो जाता है, कुछ कैरेक्टर्स में कैसे सिमिलर हो जाता है ऑफ स्प्रिंग, ये समझना है हमको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस के आंसर को देने से पहले कि क्यों ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से सिमिलर होता है, आपको एक पॉइंट याद करना होगा कि जब हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, उसमें बोले थे कि गैमीट का फ्यूजन होता है, मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का। इसका मतलब है कि जो कुछ आ रहा है, जो ऑफ स्प्रिंग को पेरेंट्स के सिमिलर कर रहा है, वो गैमीट में ही वो राज छुपा है। इसका मतलब है कि हमको गैमीट के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए उसके अंदर क्या है उसको देखेंगे, और फिर हम पूरे स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। आप सपोज कीजिए कि ये गैमीट सेल है, और गैमीट सेल का ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अब हम लोगों को आप देखे थे कि फ्यूजन जो हो रहा है वो किसका फ्यूजन था, न्यूक्लियस का फ्यूजन था। तो न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है, इसका मतलब वो सारा इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर कुछ है वो कैरी आउट कर रहा है। अब क्या कैरी आउट कर रहा है, हम इजीली इसको समझते हैं, इसको देखते हैं। इसमें हमको दिखा 23 क्रोमोसोम मेल का जब फ्यूजन होने के बाद, और 23 फीमेल का। हम किसी एक क्रोमोसोम को पकड़े, उसको हम खींचें, तो देखिए हमको एक जो है धागा जैसा निकला, जिसको हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं। क्रोमैटिन आप समझ लीजिए, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में गए हैं, क्रोमोसोम को देखे हैं, क्रोमोसोम को खींचे तो क्या निकला इसमें से, धागा टाइप का, जिसको हम क्रोमैटिन बोले। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है इस क्रोमैटिन में है। अब हम क्रोमैटिन को और ध्यान से देखें, आगे चल करके जब हम क्रोमैटिन को देखें, इस धागे को खींचें तो इसमें से हमको 2 धागा दिखा, 2 धागा। इसका मतलब है कि अब हमको इस धागे के मॉलिक्यूलर लेवल पे चलना है। तो चलिए अब हम यहां पर इस धागे के मॉलिक्यूलर लेवल पे चलेंगे, इसको समझेंगे। यहां तक सबको समझ में आ चुका था। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। चलिए अब हम एक धागे को इस साइड रखते हैं और एक धागे को इस साइड रखते हैं, पकड़ने में इजी हो, आपको समझने में इजी हो। हम एक धागे को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हम इस धागे को देखें तो इसमें एक स्पेसिफिक यूनिट रिपीट हो रहा है। आप अगर उस स्पेसिफिक यूनिट को देखिएगा तो आपको नजर आएगा फॉस्फेट, आपको नजर आएगा सुगर, आपको नजर आएगा यहां पर बेस। यहां पर फॉस्फेट, सुगर, बेस। आगे चलिएगा तो फॉस्फेट, सुगर, बेस। ये फॉस्फेट, सुगर, बेस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट, सुगर, बेस,
फॉस्फेट शुगर बेस, आगे चलते चलिए आपको मिलेगा यही यूनिट। इसका मतलब है ये जो धागा मिलकर के बना है ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, और न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है। आप देखिए फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, इसको हम बोल दिए हैं न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम लोग आगे की ओर चलेंगे और स्पेसिफिक यूनिट के रिपीट को देखेंगे। यह है इसका फॉस्फेट शुगर बेस, बोले हम न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट को अगर हम हटा देंगे तो बोलेंगे हम इसको न्यूक्लियोसाइड। तो किसका स्पेसिफिक सीक्वेंस रिपीट हो रहा था? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट H3PO4 आप देख रहे हैं यहां पर फॉस्फेट का ग्रुप है, इसी के कारण डीएनए पे नेगेटिव चार्ज भी है। उसके बाद शुगर, अब देखिए अगर डीएनए है तो इसमें शुगर है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर का आप स्ट्रक्चर देखिए यहां पर दिया है, और इसको हम डीऑक्सी इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप नेमिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 तो सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप रिमूव है। यहां पर देखिए राइबोज में सेकेंड पोजीशन पर OH है और यहां पर सेकेंड पोजीशन पर OH नहीं है, तो OH हटा दिए, इसीलिए हम बोले डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। तो फॉस्फेट हो गया, शुगर को भी आप देख लिए, और तीसरा जो है हम लोगों को देखना है वो है आपका बेस, और हमको पढ़ना है बेस के बारे में। फॉस्फेट देखे H3PO4, डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज, और बेस जो होगा वो दो टाइप का बेस होगा। पहला है प्यूरीन जिसमें एडेनिन आएगा और ग्वानिन आएगा। दूसरा है पाइरिमिडीन जिसमें आपको दिखेगा साइटोसिन, थाइमिन, और अगर यूरेसिल प्रेजेंट होगा तो वो आरएनए के केस में होगा। इसको हम लोग अभी समझेंगे। अब एक बात आप याद रखिएगा, एडेनिन हमेशा टी से बाइंड करेगा, मतलब थाइमिन से बाइंड करेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा डीएनए के केस में। लेकिन एडेनिन यूरेसिल से भी बाइंड करता है, वो आरएनए के केस में। अभी हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ए हमेशा टी से बॉन्ड करेगा और जी हमेशा सी से बॉन्ड करेगा। इसके स्ट्रक्चर्स को आप याद रखिएगा। अब हम फिर से उस डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखें, इसके इंफॉर्मेशंस को समझने की हम कोशिश करें। तो आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको जो यहां पर स्ट्रक्चर्स दिखा था डीएनए का, अब आप उस स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह समझ गए हैं। यह धागा था, और ये धागा आपको इस तरह से एक चेन को हम निकाल करके समझाए हैं, एक चेन के बारे में पूरा डिटेल बताए हैं। इस डिटेल में फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, देखिए एक शुगर दूसरे शुगर से, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बेस दूसरे बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, इसको भी याद रखना। शुगर के फर्स्ट पोजीशन से हमेशा बेस जुड़ेगा। तो आप डीएनए के केस में देख रहे हैं, यहाँ पे 5 प्राइम लिखा है, यहाँ 3 प्राइम लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फ्री है फॉस्फेट ग्रुप वो 5 नंबर के कार्बन पर है, तो हम 5 प्राइम दे दिए। आगे क्या आप और चेन बताते चलिए, बनाते चलिए। आप देखिएगा लास्ट में 3 पर पोजीशन पर OH ग्रुप फ्री है, इसीलिए हम वहां पर 3 प्राइम लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक जब हम इस चेन की बात करेंगे, एक चेन के बारे में हम बता दिए कि एक 5 है तो जो लोअर है वो 3 होगा। बेस का सीक्वेंस अगर A है, यहां G है, तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को आसानी से बता दीजिएगा कि यहां पर 3 प्राइम होगा, यहां पर 5 प्राइम होगा। A हमेशा T से बाइंड करेगा और G हमेशा C से बाइंड करेगा।
प्राइम को भी आप समझ गए, क्योंकि यहां पर OH ग्रुप फ्री है 3 पोजीशन पर, तो 3 प्राइम बोले। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो हम इसको 5 प्राइम बोले। तो डीएनए के आप स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से अब समझ चुके होंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।